हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रेनू बर्मन एंड हम लोग अपना टॉपिक जो कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, उसके फैक्टर्स हम कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इंटरनल फैक्टर्स के अच्छे से डिटेल में किया। अब हम कौन से फैक्टर्स हैं इंटरनल, हमारे इंटरनल फैक्टर कौन से हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छे से स्मूथली चल पाए और वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस के कंट्रोल में हो, ताकि हम बिजनेस में अच्छे से अच्छे उन फैक्टर्स को यूज करके यूटिलाइजेशन ले पाए। चलिए, इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल इन्वायरमेंट के बात करने के बाद अभी हम आते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है? वो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्टर्स जो हमारी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्टर्स जिनको जितना भी चाहे कंट्रोल में लेने की कोशिश करे कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं। हमें ही अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्ट्रेटेजीज को इनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टू टाइप के इन्वायरमेंट आए हैं, टू टाइप के फैक्टर्स आए हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो फैक्टर्स में फर्स्ट आया है आपका सप्लायर। सप्लायर्स कौन है? वो लोग, वो पार्टीज जो हमें रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स की डिलीवरी करती है। वो पार्टीज जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराती है, उन सप्लायर्स की बात कर रहे हैं। देन बात करते हैं कस्टमर्स। अब कस्टमर कौन है? कस्टमर गॉड ऑफ द बिजनेस। ओके, गॉड ऑफ द बिजनेस, वो जिसके लिए सारा तामझाम किया गया है, जिसके लिए बिजनेस लगाया गया है, उस कस्टमर्स की बात करें। हमारा मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, प्रॉफिट से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी देना है। मींस प्रॉफिट बाद में आएगा, पहले कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, देन प्रॉफिट होगा। फिर है कंपटीटर्स। अब कंपटीटर्स, नए नए कंपटीटर हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को बीट करने के लिए आ जाते हैं, उसको हराने के लिए आ जाते हैं, तो उन कंपटीटर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं मार्केट इंटरमीडिएट्स। मार्केट इंटरमीडिएट्स में वो लोग जो मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जो मेरे बिजनेस की इमेज बनाने के लिए, जो मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे एजेंट हो गया, ब्रोकर्स हो गया, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। देन पब्लिक की बात करती है। वो पब्लिक, वो पार्टीज जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, मेरे बिजनेस को ग्रोइंग के लिए लेके जा रही है, मेरे बिजनेस की ग्रोथ चाहती हैं, उन पब्लिक की बात हो रही है। देन मीडिया। मीडिया में आपको पता ही है, एडवर्टाइजिंग हो गया, न्यूज़पेपर में आ गया, आपका मैगजीन्स में आ गया। वो मीडिया जो मेरे बिजनेस की सेल बढ़ाने के लिए, मेरे बिजनेस की इमेज बनाने के लिए यहाँ पे अहम रोल प्ले करता है। फिर बेटा मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है? मैक्रो में फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट एंड आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, देन लास्ट कल्चरल इन्वायरमेंट। अब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में करते हैं। जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी, देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट अमंग सिटीजन्स, इकोनॉमिक पॉलिसी लिंक्ड विद ग्लोबल इकोनॉमी। अभी इन्हीं फैक्टर्स को हम डिटेल में करते हैं। जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या, किस तरीके से बनी हुई है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या लेवल है, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, हमारे यहाँ पे इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है बच्चों? प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, जिसमें आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन आता है, जिसमें आपका माइनिंग आता है, उसको आप यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल आपका फर्स्ट सेक्टर से आया, उसको प्रोड्यूस किया, मीन्स रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, वो इंडस्ट्रियल आपका सेकेंडरी लेवल पे आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। देन उसके बाद आपका आता है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर क्या है? मीन्स रिलेटेड
रिलेटेड टू सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, बहुत सारी सर्विसेज से रिलेटेड आपका टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। फर्स्ट है आपका क्वेटरनरी सेक्टर एंड सेकंड इज क्वेनरी सेक्टर। लिखते हैं क्वेटरनरी सेक्टर एंड क्वेनरी सेक्टर एंड आपका क्वेनरी सेक्टर। अब क्वेटरनरी सेक्टर में क्या है और क्वेनरी सेक्टर में क्या है, ये अभी लेटेस्ट आपके टेरिटरी सेक्टर्स में इंक्लूड हुए हैं। जो आपके क्वेटरनरी सेक्टर्स हैं, क्वेटरनरी सेक्टर मींस नॉलेज सेक्टर। क्या है इसका नाम? नॉलेज सेक्टर। क्वेटरनरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर बोला जाता है। जैसे इसमें एजुकेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड होता है। देन क्वेनरी सेक्टर्स में क्या है? क्वेनरी सेक्टर मींस एक डिसीजन सेक्टर है, डिसीजन मेकिंग सेक्टर है, डिसीजन मेकिंग सेक्टर है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सर्विसेज से रिलेटेड इसमें इंक्लूड होते हैं। ये लेटेस्ट है बच्चा, इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट बना लेना इसके, क्वेटरनरी सेक्टर एंड क्वेनरी सेक्टर। फिर हम आते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी मींस स्टेजेस, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस है, कैसे यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है। डिवाइड किया साइज ऑफ डिमांड से, लो इनकम ग्रुप, आपका मीडियम इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप। जैसा इनकम ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड है। अभी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मींस बेटा देखो, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपकी मैन पावर भी हो सकती है, और आपके यहाँ की एसेट्स भी हो सकते हैं जो अपने बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हैं। फिर बात लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्यों स्टडी करते हैं? देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कौन से लेवल ऑफ इनकम के लिए, कौन से एक कैटेगरी के लिए अपना प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, वो मुझे यहीं से ये डिसाइड करना पड़ता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एसेट अमंग सिटीजन्स। अब जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, आपकी जीडीपी है, उसको नेशनल जो आपका ग्रोस प्रोडक्ट है, कैसे आप उसको अपने सिटीजन्स के बीच में डिवाइड करते हैं। ऐसा ना हो कि गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। इकोनॉमिक पॉलिसी लिंक्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारी पॉलिसी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, और आपका कंपटीशन पॉलिसी हो गया, और आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, और आपका यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी हो गया। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आपको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखनी पड़ती है। आपको बिजनेस सिर्फ अपनी इंडिया में ही नहीं करना है, अपनी कंट्री में नहीं करना है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, तो आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके मींस अदर कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को अगर सेटअप करना चाहते हैं तो भी आपको अपने ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखना जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारा जो इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल है। उस इन्वायरमेंट में रहकर हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, कैसे अपने आप का एस्टेब्लिश करेगा, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट के वो डिसीजंस मैटर करते हैं जिनको समझकर, जिनको मानकर, जिनको ध्यान में रखकर बिजनेस को चलाया जाता है, बिजनेस के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पे उस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के सारे यहाँ पे जो रूल रेगुलेशंस हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा बिजनेस, जो हमारे बिजनेस की जो ऑपरेशन है वो अच्छे से चल सकती है।
अब जो क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, करप्शन क्या कितना है हमारे देश में, ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी क्या है, टैरिफ्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसे है, एम्प्लॉयमेंट लॉ कैसे है, कंपटीशन रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कह रहा है, ई कॉमर्स को कैसे अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, आईपीआर कॉपीराइट के लिए क्या रूल है, पेटेंट के लिए क्या रूल है, और ट्रेड यूनियंस और एग्रीमेंट के क्या रूल रेगुलेशन, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है कौन से रूल रेगुलेशन को, कौन सी बातों को मानकर उनके यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, अपने में बिजनेस को कैसे मैं यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ अपने प्रेस के थ्रू, देन ब्यूरोक्रेसी कैसे, यहाँ कैसी गवर्नमेंट है जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए साथ देगी या मुझे वो साथ नहीं देगी, मीन्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं अभी आपको मैंने बताया जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर कवर होते हैं। अब जो हमारा लीगल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है, देखो समझो बेटा, लीगल इन्वायरमेंट मीन्स ऐसी बाउंड्रीज जो हमें गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई है, हमारे बिजनेस के लिए बनाई है, उन्हीं बाउंड्रीज में रहकर ही हमें बिजनेस करना है। जैसे कि ये एक सेट है लॉ एंड रेगुलेशंस का, कुछ ऐसे रूल, कुछ एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कराए हैं, हमें इन एक्ट के अंदर रह के इन रूल रेगुलेशंस को मानकर ही अपना बिजनेस यहाँ पे करना पड़ेगा। लीगल इन्वायरमेंट इज द सेट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। पहला आपका कंपनीज एक्ट 2013 जिसमें आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग रूल्स, आपके कैपिटल से रिलेटेड हर चीज इसमें मेंशन्ड है, रजिस्टर्ड होनी जरूरी है आपकी कंपनी। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आपकी फॉरेन मनी से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एक्सचेंजिंग से रिलेटेड इसमें यहाँ पे बात की गई है। फैक्ट्रीज एक्ट यहाँ पे 1948 बताता है कि आपको जो आपकी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो किस वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, आप उनको कौन सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको कैसे सैलरी दी जाती है, कितने वर्किंग आवर्स है, सब चीज आपकी फैक्ट्रीज एक्ट में आ जाती है। देन आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर आपकी मैनेजरियल डिपार्टमेंट और आपके लेबरर पार्टी के मीन्स एम्प्लॉयर के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उनसे कैसे बचना है, ये आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आता है। देन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, जो लोग माइनिंग से रिलेटेड, ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको ग्रेचुटी का एक एक्ट बनाया गया है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972, जो अब ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर अपनी 5 ईयर से ज्यादा सर्विसेज दे देते हैं तो आप ग्रेचुटी लेने के लायक हो जाते हैं। इंडस्ट्रीज एक्ट जो 1951 इंडस्ट्रीज एक्ट बताता है कि कैसे आपको कहाँ पे कौन सी कंडीशंस में आपको इंडस्ट्री चलानी है और उस इंडस्ट्रीज को हमारे देश के बढ़ावा देने के लिए कैसे उसको यहाँ पे रखना है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, जो आपका फूड है मींस जो यहाँ पे आप अपने कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आपके फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर आनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आप लो क्वालिटी के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, तो ये सब चीजें आपके 1955 प्रिवेंशन फूड अडल्ट्रेशन में आता है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2002, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या है कि ऐसे इसेंशियल कमोडिटीज हैं जो हमारे पुराने बिजनेस हैं जिनके अंदर किसी भी ब्रोकर का आना मीन्स यहाँ पे बैन कर रखा है, गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट ही यहाँ पे सेल एंड परचेज करती है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है। अब जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है क्या? सोशल इन्वायरमेंट मीन्स हमारी जो पब्लिक हमारे देश में रह रही है, वो कस्टमर जिनको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम वो कैसे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और उनको हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं उसकी बात करते हैं। कहते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या कवर अप होता है, पॉवर्टी कैसी है देश में,
लिटरेसी रेट कैसी, कितने अनपढ़ गवार लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो मीन्स हर चीज यहाँ पे डिपेंड करती है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल कैसा है, मीन्स उनकी इनकम कैसी, हाई इनकम ग्रुप को अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिमांड में चाहिए होते हैं। और यहाँ पे सोसाइटी के कस्टम्स और बिलीव्स कैसे, क्या वैल्यूज हैं उनके कस्टम्स की, उनके विचारों की, कैसा प्रोडक्ट वो यहाँ पे चाह रहे हैं। जैसे कि हिंदू लोग यहाँ पे नॉन वेज को थोड़ा सा अवॉइड करते, तो ये कस्टम, ये जो है उनके बिलीव्स है, ये हमारे सोशल इन्वायरमेंट में हम स्टडी करते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट रिलेटेड टू इनोवेशन। टेक्नोलॉजी कौन से, देखो मैसिव तौर पे, मैसिव जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैसिव टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया में है, उसकी वजह से हमें मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलती है। जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी उतना अच्छा हमारे यहाँ पे देश में अच्छा विकास होगा। अभी देख लीजिए, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव पे काम थोड़ा कम लेवल पे होता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, बट कैपिटल इंटेंसिव में काम अच्छे से होता है, मशीनरीज का यूज होता है और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आता है। देन बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। कहते नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे, कहते कि जहां पे आपने बिजनेस लगाया है वहां की दो चीजें आपको इफेक्ट कर रही है। एक तो वहां का इन्वायरमेंट, आपका वेदर एंड आपके रिसोर्सेज। वेदर कैसे और रिसोर्सेज क्या, रिसोर्सेज वो रॉ मटेरियल जो आपको बिजनेस करने के लिए, आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, कितना प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड कर पाए, अच्छा बिजनेस और अच्छा प्रोडक्ट आप बना पाए। और वेदर किस तरीके से, वहां का वेदर आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये मैटर करता है। मान लीजिए आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो सिर्फ आपको बारिश के इलाकों में ही, वहां ऐसे इलाकों में ही आपका वो प्रोडक्ट है अच्छे से वहां पे बन पाएगा, तो आपके लिए वेदर बहुत मायने यहाँ पे। अब हमारा जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कितनी साइज हमारी पॉपुलेशन का, मीन्स कितने यहाँ पे लोग रहते हैं, कितना यहाँ पे पार्ट हमारी टोटल पॉपुलेशन का रहता है, उससे रिलेटेड ही हमको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए यही चीजें मायने रखती हैं। तो मीन साइज ऑफ पॉपुलेशन। देन है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या है, कौन से कस्टम्स बिलीव्स हैं जो हमारे बिजनेस को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। यहाँ की एजुकेशन, मीन्स यहाँ पे कितने एजुकेटेड पर्सन है, वो भी हमारे बिजनेस के लिए अहम रोल प्ले करता है। फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एंड यहाँ पे मैरिजेस जो एग्रीमेंट होते हैं किस टाइप से होते हैं। यहाँ पे आपका लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर आपका फैमिली की सहमति से यहाँ पे अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कल्चरल इन्वायरमेंट में यहाँ पे हम कवर अप करते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में क्या है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में वो रेगुलेशंस, वो पॉलिसीज, वो सारे यहाँ पे हम कवर करते हैं जो हमारे बिजनेस को बाहर से, मीन्स ग्लोबल लेवल पे हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूल रेगुलेशंस हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम अपने बिजनेस को बाहर लेके जाते हैं। और आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको हेल्प करता है, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करता है। से ही G20 है, तो ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं ना किसी तरीके से। ये फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमें अपने बिजनेस को यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये सभी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिटेल में किया है। अभी जो हमने अपना कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पूरा किया है, आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पूरा डिटेल में स्टडी किया है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।